भारत में कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव? देश का अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए 18 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। आइए समझते हैं इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया। निर्वाचन आयोग ने देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव का कार्यक्रम सामने रख दिया है। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा होगा। इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग 18 जुलाई को होगी और 21 जुलाई को मतगणना होगी। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका सांसदों और विधायकों के चुनाव से काफी अलग होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है, लेकिन इस कॉलेज के जो मेंबर होते हैं उनके वोटों की वैल्यू में अंतर होता है। आइए देखते हैं दुनिया के कई देशों की चुनाव प्रणालियों की अच्छी बातों को चुन चुनकर अपने यहाँ कैसा सिस्टम बनाया गया है। कौन बन सकता है राष्ट्रपति? संविधान के अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि राष्ट्रपति वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 साल से ज्यादा हो और उसके पास लोकसभा का सांसद बनने की योग्यता हो। उसे लाभ के किसी पद पर भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही राष्ट्रपति चुनाव का पर्चा भरने के लिए कम से कम 50 प्रस्तावकों और 50 अनुमोदकों की जरूरत होती है। ये लोग या तो सांसद होंगे या विधायक। कोई भी प्रस्तावक या अनुमोदक एक से ज्यादा प्रत्याशी के लिए प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं हो सकता। कैसा है चुनाव का तरीका? अपने यहाँ राष्ट्रपति चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं होता। ऐसे में राजनीतिक दल सांसदों और विधायकों को इस चुनाव के लिए व्हिप जारी नहीं कर सकते। इस चुनाव में प्रत्याशियों के लिए कोई सिंबल भी नहीं होता। वोट देते समय वोटरों के सामने प्रत्याशियों के नाम होते हैं और उनके सामने वे अपने प्रेफरेंस मार्क कर देते हैं। संविधान के आर्टिकल 54 के अनुसार अपने यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है। यानी जनता अपने प्रेसिडेंट का चुनाव सीधे नहीं करती, बल्कि उसके वोट से चुने गए लोग करते हैं। इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। कौन देता है वोट? इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सांसद वोट डालते हैं। इसके अलावा सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव के चुने हुए विधायक भी वोटिंग करते हैं। राष्ट्रपति की ओर से संसद में नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डाल सकते। राज्यों की विधान परिषदों के सदस्यों को भी वोटिंग का अधिकार नहीं है, क्योंकि आम मतदाता उन्हें नहीं चुनते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है? राष्ट्रपति चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम अपनाया जाता है। दरअसल इस चुनाव में वोटर वोट तो एक ही देता है, लेकिन वो इसी के साथ ये मार्किंग भी कर देता है कि तमाम उम्मीदवारों में उसकी पहली, दूसरी या तीसरी पसंद कौन है। यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सकता, तो सबसे पीछे छूट गए उम्मीदवार को रेस से बाहर कर दिया जाता है और ये देखा जाता है कि उसे पहली पसंद बताने वालों ने दूसरी पसंद किसे बताया है। उसी के हिसाब से उन वोटों को बचे हुए उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ट्रांसफर किए गए ये वोट अब नए सिंगल वोट माने जाते हैं, इसलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। वोटों का वेटेज कैसे तय होता है? राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। 2 राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग होता है। ये वेटेज जिस तरह से तय किया जाता है उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। पहले ये देखते हैं कि विधायक के वोट का वेटेज कैसे तय होता है। विधायक के वोट का वेटेज। विधायक के मामले में जिस राज्य का विधायक हो उसकी आबादी देखी जाती है। इसके साथ उस प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। वेटेज निकालने के लिए प्रदेश की आबादी को चुने हुए विधायकों की संख्या से डिवाइड किया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है उसे फिर 1000 से डिवाइड किया जाता है। अब जो आंकड़ा मिलता है वही उस राज्य के एक विधायक के वोट का वेटेज होता है। 1000 से भाग देने पर अगर शेष 500 से ज्यादा हो तो वेटेज में 1 जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए यूपी के विधायक के वोट का वेटेज सबसे ज्यादा 208 है, महाराष्ट्र के विधायक का 175 और अरुणाचल प्रदेश के एमएलए के वोट वेटेज 8 है। अब देखते हैं कि सांसद के वोट का वेटेज कैसे तय होता है। सांसद के वोट का वेटेज। सांसद के वोट का वेटेज तय करने के लिए सबसे पहले सभी राज्यों के विधानसभा चुनावों के चुने हुए विधायकों के वोटों का वेटेज जोड़ा जाता है।
अब इस सामूहिक वेटेज को राज्यसभा और लोकसभा के चुने हुए सांसदों की कुल संख्या से डिवाइड किया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है वो एक सांसद के वोट का वेटेज होता है। अगर इस तरह से भाग देने पर 0.5 से ज्यादा बचता हो तो वेटेज में एक इजाफा हो जाता है। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव के समय जम्मू कश्मीर विधानसभा के विधायकों ने भी वोट दिया था, लेकिन अब वहां विधानसभा नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर के सांसद पहले की तरह वोट देंगे। अभी एक सांसद के वोट की वैल्यू 700 है। वोटों की गिनती कैसे होती है? राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने से ही जीत तय नहीं होती। राष्ट्रपति वही बनता है जो वोटरों यानी सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधे से ज्यादा हिस्सा हासिल करे। इस चुनाव में पहले से तय होता है कि जीतने वाले को कितना वोट यानी वेटेज पाना होगा। 2017 वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज था, मौजूदा कॉलेज उससे अलग है। जम्मू कश्मीर में अब विधायक नहीं है। राज्यसभा की कई सीटें अभी खाली हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव से पहले उनके लिए इलेक्शन हो जाएगा। इस बार राष्ट्रपति चुनाव में कुल 4,809 वोटर होंगे। उनके वोटों का वेटेज 1,86,431 होगा। विजयी वही माना जाएगा जो इस वेटेज का आधे से ज्यादा हिस्सा सबसे पहले हासिल करेगा। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में सबसे पहले ये लेवल पार करने का क्या मतलब है? उम्मीदवारों को वरीयता का क्या मतलब है? वेटेज का तय कोटा सबसे पहले पार करने का मतलब समझने के लिए वोट काउंटिंग में प्रेफरेंस की व्यवस्था समझनी होगी। सांसद या विधायक वोट देते वक्त ये भी मार्क कर देते हैं कि उनकी पहली पसंद वाला कैंडिडेट कौन है, दूसरी पसंद वाला कौन और तीसरी पसंद वाला कौन है। सबसे पहले सभी वोटरों के पहली वरीयता के वोट गिने जाते हैं। अगर इस पहली गिनती में ही कोई कैंडिडेट जीत के लिए जरूरी वेटेज का कोटा हासिल कर ले तो उनकी जीत हो गई। लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो फिर एक और कदम उठाया जाता है। पहले उस कैंडिडेट को रेस से बाहर किया जाता है जिसे पहली गिनती में सबसे कम वोट मिले। लेकिन उसको मिले वोटों में से ये देखा जाता है कि उनकी दूसरी पसंद के कितने वोट किस उम्मीदवार को मिले हैं। फिर सिर्फ दूसरी पसंद के ये वोट बचे हुए उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। यदि ये वोट मिल जाने से किसी उम्मीदवार के कुल वोट तय संख्या तक पहुंच गए तो वो उम्मीदवार विजयी माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरे दौर की काउंटिंग में सबसे कम वोट पाने वाला रेस से बाहर हो जाएगा और ये प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी। इस तरह वोटर का सिंगल वोट ही ट्रांसफर होता है। यानी ऐसे वोटिंग सिस्टम में कोई मेजॉरिटी ग्रुप अपने दम पर जीत का फैसला नहीं कर सकता। छोटे छोटे दूसरे ग्रुप के वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा में जिस पार्टी का बहुमत हो उसी का दबदबा चले। विधायकों का वोट भी अहम है। सेकंड प्रायोरिटी के वोट ट्रांसफर होने के बाद सबसे कम वोट वाले कैंडिडेट को बाहर करने की नौबत आने पर अगर दो उम्मीदवारों को सबसे कम वोट मिले हो तो बाहर उसे किया जाता है जिसके पहली प्रेफरेंस वाले वोट कम हो। अगर अंत तक किसी प्रत्याशी को तय कोटा न मिले तो भी इस प्रक्रिया में कैंडिडेट बारी बारी से रेस से बाहर होते रहते हैं और आखिर में जो बचेगा वही विजयी होगा।